जैसा कि आपको पता है, पिछले 2 वर्ष पहले 2 मई 2021 को हम लोगों ने बिहार में जन सुराज अभियान की शुरुआत की घोषणा पटना में एक प्रेस वार्ता में करी थी। उसी अभियान के तहत 2 अक्टूबर 2022 से हम लोगों ने पश्चिम चंपारण के विद्यालय आश्रम से एक पदयात्रा शुरू करी और करीब करीब उसमें 2 वर्ष होने को आए हैं। मैं पश्चिम चंपारण से चलकर उत्तर बिहार के ज़्यादातर जिलों में होता हुआ अभी मधेपुरा खत्म करके सुपौल में अगले 2-3 दिन में जाने वाला है। चूंकि अभियान पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है, तो बिहार के उन हिस्सों में भी जहां पदयात्रा अभी हुई नहीं है, वहां बहुत बड़ी संख्या में लोग जन सुराज के इस अभियान से विचार से जुड़ रहे हैं। इसी के तहत उन लोगों के आग्रह पर मैं उन जिलों में पदयात्रा के बीच से निकल कर आता हूं ताकि उनसे एक मुलाकात परिचय हो सके। और उसी तहत मैं आज जमुई में आया हुआ हूँ। कल आया हूँ, कल मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हमारे 2-3 कार्यक्रम कैंसिल हो गए थे। लेकिन आज मैं दिन भर जमुई में रहूँगा, यहाँ लोगों से जो जन सुराज से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मिलूंगा। पदयात्रा के दौरान जो अभी तक के अनुभव रहे हैं, मैं आपसे उस पर संक्षिप्त एक टिप्पणी करूंगा, उसके बाद आपके सवाल दूंगा। जो पदयात्रा के दौरान हम लोगों ने देखा समझा, अभी तक करीब 60% बिहार, 5000 से ज़्यादा गांव में हम खुद पैदल चल कर गए, वहाँ गांव में रहे, लोगों से मिले, समझे, जो देखा समझा। कई बार लोग कहते हैं कि आप क्या पदयात्रा में ऐसा नया देख लीजिएगा जो पहले से पता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिहार में ही पैदा हुआ हूँ, यहीं के सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूँ, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करते हुए यहाँ पर 2 वर्ष काम करने का भी अवसर मिला। फिर राजनीतिक तौर पर भी 2014-15 में मैंने यहाँ काम किया है। बावजूद इसके मैं कैमरे पर स्वीकार कर रहा हूँ कि जितना मुझे आंकड़ों की जानकारी है, जितनी बातें हम लोग बिहार के बारे में जानते थे, उसके मुकाबले जब मैं पदयात्रा करने गया हूँ, पैदल चलकर गया हूँ, तो बिहार की स्थिति बिल्कुल और ज़्यादा भयावह और दिखी है। बिहार आंकड़ों में जितना गरीब दिखता है, जमीनी हकीकत, जमीनी गरीबी, बदहाली उससे कई गुना ज़्यादा है। मैं आपको 1-2 उदाहरण दूंगा। जैसे कई बार हम लोग को लगता है कि बिहार से बहुत बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं, बाहर मजदूरी करने जाते हैं। ये बात सबको पता है, इसमें नई बात कुछ नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को लगता है पलायन गरीबों की समस्या है, जिसको नौकरी नहीं है, वो साधन पैसा कमाने के लिए बाहर जाता है। पदयात्रा के दौरान मेरा अनुभव है कि पलायन वो समस्या है जिससे बिहार का कोई परिवार अछूता नहीं है। फर्क बस इतना है कि जो गरीब का बच्चा है वो बाहर मजदूरी करने जा रहा है, जो सम्राट या मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं उनके बच्चे पढ़ने और नौकरी करने जा रहे हैं, लेकिन बाहर हर परिवार का बच्चा जा रहा है। परिवार की परिकल्पना ही खत्म हो गई है। गांव में जब हम लोग जाते हैं तो ज्यादातर ऐसे प्रखंड पंचायत में जहां पर बाढ़ का असर है, वहां तो 60-70% युवा छोड़कर चले गए। गांव में सिर्फ महिलाएं मिलती हैं, बुजुर्ग मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं। और परिवार में नौकरी करते हुए कोई परिवार के साथ रहे, इसकी परिकल्पना ही खत्म हो गई है। शायद ही कोई ऐसा घर मिलता है जहां पति पत्नी, बाल बच्चे, माँ बाप सब एक साथ रहते हैं। लोगों ने ये धारणा बना ली है कि अगर कोई कमाने जा रहा है, इसका मतलब है कि उसको परिवार छोड़कर ही जाना है। अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला है तो निश्चित तौर पर उसको बाहर ही जाना है। अगर नौकरी करना है तो उसको बाहर ही जाना है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आंकड़े ये बताते हैं कि कितने लाख लोग बाहर मजदूरी करने गए, पलायन किया है। आंकड़े ये नहीं बताते हैं कि पलायन की वजह से परिवार की परिकल्पना ही बिहार में कहीं न कहीं खत्म होती दिख रही है। परिवार के साथ रहना, एक साथ रहना, पर्व त्योहार मनाना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होने की बात ही खत्म हो गई है। इसी तरह करीब शिक्षा का हाल है। बिहार में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी कभी नहीं थी। हम खुद सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं बिहार में, लेकिन हर प्रखंड में, जिले में 2-4 विद्यालय ऐसे जरूर थे जहां पढ़कर आप सरकारी विद्यालय से पढ़कर भी आप आगे बढ़ सकते थे। लेकिन पिछले 30-40 सालों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था इस तरह से ध्वस्त हुई है कि अब कोई ऐसा विद्यालय नहीं बचा है जहां पर पढ़ाई हो रहा है। मैं एक लाइन में कहता हूं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अगर आपको एक लाइन में बताना हो तो यहाँ के विद्यालयों से खिचड़ी बट रही है
और कॉलेज से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। कई बार लोगों को लगता है कि ये खिचड़ी बंटने से विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रहा है। कुछ लोग बताते हैं कि नियोजित शिक्षकों की क्वालिटी खराब है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा अनुभव है कि शिक्षा व्यवस्था इसलिए नहीं खराब है कि स्कूल से खिचड़ी बट रही है, क्योंकि अगर खिचड़ी बटने से पढ़ाई खराब होती तो 7वें क्लास से ऊपर के विद्यालयों में तो खिचड़ी नहीं बट रहा है, वहां पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है। अगर नियोजित शिक्षकों की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है, लंगट सिंह कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा, वहां तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था इसलिए ध्वस्त हुई है कि कहीं ना कहीं समाज और सरकार, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, सिर्फ सरकार नहीं, समाज और सरकार दोनों की नजर में शिक्षा की प्राथमिकता है ही नहीं। दोनों के लिए शिक्षण संस्थाएं जो है वो सरकारी लाभ बांटने का केंद्र बन गया है। तो अगर आपका बच्चा किसी विद्यालय में पढ़ता है, अगर आपको साइकिल का पैसा नहीं मिला, पोशाक का पैसा नहीं मिला, तो आप जाकर हेडमास्टर से झगड़ा करते हैं। लेकिन उसी विद्यालय में अगर आपके बच्चे को साल भर कोई नहीं पढ़ा रहा है तो आप माता पिता के तौर पर जाकर वहां आवाज नहीं उठाते। सरकार ने भी ये चिंता छोड़ दी है कि स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं। ये समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर हर जगह विद्यालयों के भवन बना दिए गए। नतीजा ये हुआ है कि जहाँ विद्यालय का भवन है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ भवन नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे नहीं है, जहाँ तीनों है वहाँ पढ़ाई नहीं है। तो अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारना है तो सबसे पहले समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा को लाना है। इसीलिए आप देखते हैं कि सुबह से शाम तक हम लोग जन सुराज में एक ही बात कह रहे हैं कि गरीबी से निकलने का एक जो मूल आधार है वो है शिक्षा। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक बिहार से दुर्दशा खत्म होने वाली नहीं है। तीसरी जो यहाँ पर एक समस्या बहुत बड़ी दिखी, जो कि सर्वस्पर्शी एक तरह से कह सकते हैं, वो किसानों की बदहाली। जो लोग यहाँ समझते हैं कि बाढ़ आने की वजह से किसानों की बदहाली है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार में जो किसानों की बदहाली है उसके 3 मूलभूत कारण हम लोग को समझ में आ रहे हैं। पहला, बिहार में भूमि सुधार का लागू न होना। बिहार देश के बड़े राज्यों में शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 75 साल में भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया। नतीजा ये है, एक आंकड़ा दे रहा हूं उसको याद रखिए। बिहार में भूमिहीनता का दर है 60%। मतलब 100 परिवार जो बिहार में रहते हैं उसमें 60 परिवार के पास एक इंच जमीन नहीं है। देश में यह औसत है 38। मतलब देश में 100 में 38 लोगों के पास जमीन नहीं है। बिहार में समाजवाद और सामाजिक न्याय की राजनीति के बाद भी देश 100 में 60 लोगों के पास जमीन नहीं है। भूमि सुधार न लागू होने की वजह से करीब 1/3 एग्रीकल्चर योग्य जमीन जो है वो उसका मालिकाना हक डिस्प्यूटेड है। पता ही नहीं है कि उसका मालिकाना हक है किसके पास। सरकार ने पट्टा बांट दिया, उसका अधिकार नहीं मिला। किसी को जमींदारी वाली कानून लगाकर जमीन कब्जा हो गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होने की मूल वजह है जमीनों का मालिकाना हक यहाँ पर तय नहीं है और 1/3 से ज्यादा जमीन पर किसी न किसी तरह का न्यायिक विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से उन जमीनों पर की प्रोडक्टिविटी बेहतर नहीं है। दूसरी जो यहाँ बड़ी समस्या है वो जल संसाधन, जल का जो कुप्रबंधन है। आप और हम जानते हैं कि बिहार में 50% जमीन ऐसी है जहां बाढ़ का खतरा है। इसकी खूब चर्चा भी होती है, लेकिन जो बाकी बच गया 50% उसमें करीब आधी जमीन ऐसी है जहां जल जमाव यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। जो नेपाल से तराई से लगते हुए एरिया है वहां नदियों के रास्ते बदलने की वजह से जो खेत बर्बाद हो रहा है वो बहुत बड़ी समस्या है। और बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 वर्ष में सिंचित भूमि की मात्रा 11% कम हो गई है। दूसरे सभी जगह पर सिंचाई की सुविधा का विस्तार हुआ है। बिहार में सिंचाई की सुविधा पिछले 10 वर्ष में 11% से कम हो गई है। मतलब अगर 10 वर्ष पहले 100 एकड़ में सिंचाई की व्यवस्था थी तो नहरों के रख रखाव के अभाव में, नलकूप के रख रखाव के अभाव में आज 89 एकड़ जमीन ही सिंचित मानी जा रही है। तो जल प्रबंधन जो है वो बाढ़, जल जमाव और सूखा, इन तीनों को जब तक समुचित तौर पर एक तरह से एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ पर जल की जो ताकत है उसका हम लोग फायदा नहीं उठा पाएंगे।
और तीसरा और अंतिम किसानों की जो सबसे बड़ी बदहाली का कारण है, इन सारी परेशानियों के बाद भी किसान जो उपजा रहा है उसको वो उसका फसल का दाम नहीं मिल रहा है। बिहार में एक आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पैक्स की व्यवस्था है। हम लोग कहते हैं कि हरियाणा पंजाब में किसान बहुत धनी है। पिछले 10 वर्ष में पंजाब में करीब करीब 70% धान और 75, एक साल में नहीं, पिछले 10 वर्ष में 75% गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बिहार में पिछले 10 वर्ष में 13% धान और 1% गेहूं ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। नतीजा क्या है? एक आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि बिहार में हर साल आप जो उपज करते हैं, जो किसान यहाँ पैदा कर रहा है, उसको उसका भाव न मिलने की वजह से करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है हर साल। 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान इसलिए हो रहा है कि जो कुछ भी आप पैदा कर रहे हैं, धान, गेहूं, मक्का, आलू, बैगन, जो आप ईख पैदा कर रहे हैं, उसका दाम न मिलने की वजह से बिहार के किसानों का 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। तो ये जो 3 सबसे बड़ी समस्या दिखी, पलायन, शिक्षा का ध्वस्त होना और किसानों की बदहाली, इसके अलावा जो 3 सबसे ज्यादा सुने जाने वाला शब्द है वो है सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं में काटे जाने वाला पीसी और अपराध अधिकारियों की मनमानी। लोग बताते हैं कि लालू जी के राज में बिहार ने अपराधियों का जंगल राज देखा है। आज की जो सरकार है, नीतीश जी की जो सरकार है, ये अधिकारियों का जंगल राज है। चाहे आप जनप्रतिनिधि हैं, पत्रकार हैं या सामान्य व्यक्ति हैं, बिहार में सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की मनमानी है। जो कुछ वो कहेंगे वही होगा। जितनी जो जनप्रतिनिधियों की व्यवस्था है, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, वार्ड समिति हो, प्रमुख हो, जिला पार्षद हो, सबके अधिकारों को करीब करीब अधिकारियों ने, सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। सत्ता और संसाधन का पूरी तरीके से केंद्रीकरण हो गया है। पटना में बैठा हुए मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यालय में बैठे हुए 4-5 अफसर ही बिहार के 13 करोड़ लोगों की तकदीर का फैसला कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जो समस्या है, आप लोग भी देखते हैं, गांव चलते हुए लोग हमको बताते हैं कि नीतीश का जो आज राज है, इसको अधिकारियों का जंगल राज कहें तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोग उदाहरण देकर भी बताते हैं कि भैया लालू जी के राज में जो अपराधी था वो गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में अधिकारी कलम लगाकर लूट रहे हैं। लालू जी के राज में जैसे अपराधी किसी से डरता नहीं था, उसी तरह नीतीश के राज में अधिकारी भी किसी से डरता नहीं, वो पैसा लेगा ही लेगा। एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोग डेली देखते होंगे, बिहार में दाखिल खारिज और रसीद कटाने में जिस लेवल का भ्रष्टाचार अभी हो रहा है, आज से 10 वर्ष पहले नहीं था। 10 वर्ष पहले हर जमीन के रसीद कटाने के लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ता था, लेकिन आज स्थिति ये है कि राजस्व विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी, जब तक आप उनको 2,000 से 25-30 हजार 50,000 पैसा नहीं देंगे, आपकी जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो सकता है, रसीद नहीं कट सकता है। दूसरा जो शब्द है सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार, करीब करीब ये सर्वविदित सर्वमान्य है कि कोई ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसा सरकारी काम नहीं है जो बिना पैसा दिए हुए कुछ न कुछ काम हो सके। नीतीश बाबू के पहले टर्म में 2005 से 2010 तक पहली बार बिहार के लोगों को ये लगा था कि ये जो खुदरा चोरी भ्रष्टाचार है, इस पर अंकुश लगा था। लेकिन अभी सरकार में किसी भी विभाग में जाइए, चाहे आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है, आयु का प्रमाण पत्र बनाना है, FIR कराना है, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराना है, कोई भी सरकारी काम कीजिए उसमें पैसा लगना ही लगना है। और तीसरी जो बड़ी बात लोग बता रहे हैं, नया शब्द जो बिहार में पिछले 4-5 वर्षों में आया है, उसका वो है PC, जो विशुद्ध तौर पर दलाली का अंग्रेजी नाम है। योजना चाहे केंद्र की हो या राज्य की, हर योजना में 10% से 40-50% तक PC कटेगा ही कटेगा। और बिहार में काम की व्यवस्था हो या न हो, PC के काटे जाने और उसके बंटवारे की व्यवस्था बहुत सुंदर बनी हुई है। जैसे यहाँ पर केंद्र सरकार की एक योजना चल रही है, केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलना है, लेकिन लाभार्थियों को मिल रहा है 4 किलो अनाज। 20% की चोरी हो रही है। पैसा कहाँ जा रहा है? क्यों 1 किलो कम मिल रहा है? वो इसलिए कि बिहार के हर प्रखंड में, हर जिले में
30 से 35 रुपए प्रति क्विंटल के दर से इस पर पीसी काटा जा रहा है और ये पीसी कट कर विधायक, सांसद और अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के बीच में बांटा जा रहा है। ज्यादातर जगहों पर विधायक भी 6 से 8 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा वसूल रहे हैं और ये पूरा काम करने के लिए बजाता यहाँ पर माफिया हो गया। ये अनाज को पैसे में कन्वर्ट करना और उस पैसे का फिर से बंटवारा करना।